बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आखिर वो अब्बा के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना क्यों रोती हो? अम्मा ने कोई जवाब दिए बगैर ही मुझे डांट दिया। अम्मा अच्छा भी इनके कमरे से निकलती अम्मा का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता। इनकी बिखरी हालत और सादा लिबास खींचे से दस्तयान ये सिलसिला कुछ अरसे पहले ही शुरू हुआ था। जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था मेरे लिए ये सब कुछ गैर मामूली होता जा रहा था। मेरे अंदर एक तजस्सुस ने जन्म ले लिया था कि मेरा अब्बा आखिर मेरी माँ के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था कि मैं 17 बरस के हो चुके थे और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। अम्मा का रो रो कर सुर्ख होना चेहरा मुझे किसी अनहोनी का पता देते, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब अम्मा कमरे से निकलती तो वो बहुत रो रही होती और जब अब कमरे से निकले तो इनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती। इन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे वो बिल्कुल जवान हो, कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते जैसे बहुत खुश हो। और अम्मा का हाल ऐसा होता था कि अम्मा अब्बा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा इनके सामने जाने से भी कतराती थी। वो इनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही इनके कमरे में जब बजवाती और ख़ुद सारा दिन किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती। ये गुस्ल खाने में बंद हो जाती। अम्मा की हालत देख कर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 10वीं जमात की तालिबा थी और अब्बा को नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में अम्मा का तस्वर ही घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह अब्बा को बेचैन नहीं देखा था। वो हमेशा ही मुतमिन अंदाज में नाश्ता करने बैठते। इनका चेहरा बहुत शाश बशाश होता, जबकि अम्मा का देखकर ऐसा लगता किसी भी पल अम्मा को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मेरे नाश्ता बनाते हुए अम्मा के वजूद को कपकपाते हुए देखा। मेरा दिल चाहता कि मैं अम्मा से पूछूं कि आखिर बात क्या है इसके साथ करते हैं जो इनका इतना बुरा हाल है हो जाता है, मगर अब्बा के नाम पर अम्मा के चेहरे पर खौफ नज़र आने लगता था। अम्मा हर रात अब्बा के कमरे में सोने के लिए नहीं चाहती थी, बल्कि मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी इन्हें ज़बरदस्ती अब्बा अपने साथ कमरे में ले जाती और अम्मा इनकार करने की कोशिश करती, लेकिन अब्बा इनकी एक नहीं सुनते थे। अब्बा के लहजा या मोहब्बत के ऐसे शान से खुली होती कि देखने वाला हैरान हो जाता, लेकिन अच्छी तरह जानती थी कि अब्बा अम्मा को कमरे में ले जाकर यकीनन के साथ कुछ गलत सलूक करते हैं। किसी भी औलाद के लिए अपनी माँ को रोता तड़पता देखना बहुत ही मुश्किल काम है और मेरा भी ऐसा ही हाल था। मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रही थी और ना ही काम में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता कि मैं किसी भी तरह अपनी माँ को अब्बा के कमरे में न जाने दूँ, लेकिन मैं किसी तरह अब्बा को मना नहीं कर सकती थी। अब्बा तो मेरे सामने अम्मा के साथ होती मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल मुझे इस कदर मुतासर किया था कि मैं इम्तहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने अम्मा अब्बा को नतीजे का नहीं बताया, लेकिन मेरी दो नाराज़ हैरान थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी और सही थी और बार बार मुझसे पूछने लगती कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने इससे अम्मा और अब्बा के बारे में बता दिया। तुम्हारे अब्बा अंग्रेज़ी फिल्में तो नहीं देखते? सहेलियों ने अचानक सवाल किया। हक्का बक्का इसे देखने लगी। इस सवाल का भला क्या मकसद? वो खीज़ निगाहों से मुझे देख रही थी और मैंने समझी इसे और बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई वही अटक गई। आखिर ये सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आई तो अम्मा के ताया साबाई अदरेस अंकल बैठे हुए थे। वो अक्सर दोपहर को हमारे घर आते थे। अम्मा की बचपन से इनसे बहुत दोस्ती थी। अम्मा बताती थी कि वो दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर अदरेस अंकल दुबई चले गए और अम्मा की शादी अब्बा से हो गई। अम्मा की शादी को 17 साल हो चुके थे और मैं इनकी इकलौती बेटी थी। कुछ अरसे पहले तक शायद सब कुछ ठीक था या फिर ही छोटी और ना समझती, लेकिन कुछ अरसे से मुझे अच्छी तरह अम्मा की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं, वो मेरी माँ की तकलीफ़ की वजह से। इसी बात से मेरे दिल में अपने बाप के लिए नफ़रत थी। और दरीस अंकल अम्मा के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो साल पहले पाकिस्तान वापस आए थे और अम्मा से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन अम्मा को इनका आना अच्छा नहीं लगता था। अदरीस अंकल के जाने के बाद अम्मा अक्सर मुझे कहती अगर तुम्हारे अब्बा का पता चला कि अदरीस मिलने आया है तो बहुत बुरा होगा। मम्मा को दिलासा देती कि अब्बा को कैसे पता चलेगा? अब्बा सुबह काम पर जाता है, रात को ही घर आता है। मुझे तो अदरीस अंकल बहुत अच्छे लगते हैं। वो हमेशा आते और अम्मा का मूड अच्छा करके जाते। मेरे लिए भी बहुत से तोहफे लाते। अब्बा की तो आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। अम्मा अचानक ऐसे अब्बा जैसे जालिम शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने अपना और माँ का बिस्तर लगाया और माँ के साथ आंखें बंद करके सो गई। थोड़ी देर में अब्बा मेरे कमरे में आए और कहा कि अम्मा ने तभी दबे लफ्ज़ों में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि अब्बा अम्मा से क्या कहते हैं।
चलो जमीला, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, वादा। अब्बा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मोहब्बत की मिठास थी, मुझे नहीं जानना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। अम्मा ने एक दफ़ा फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब हमारी जवान बेटी है, वो 100 सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अम्मा ने दबी लहजे में अब्बा को जवाब दिया। अब्बा ने ज़बरदस्ती अम्मा को हाथ से पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझसे घबराहट होने लगी। अब्बा अम्मा के साथ न जाने क्या करते थे। अंग्रेज़ी से फिल्में वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। 3 घंटे गुजर गए थे, लेकिन अम्मा वापस ना आई। पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर बावर्ची खाने में गई। अम्मा थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने गहरी निगाह अम्मा पर डाली, जिसके बाल बिखरे हुए थे। जिस बात ने मुझे चौंक दिया वो अम्मा की कमीज़ का फटा हुआ आस्तीन था। अम्मा को मेरी नज़रों का एहसास हो गया था। अम्मा ने फ़ौरन ही अपना दुपट्टा अच्छी तरह लपेट लिया। मेरे सामने अम्मा ने सुबह जोड़ा पहना था, लेकिन फिर अचानक अम्मा का आस्तीन कैसे फट गया। मम्मा मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही। मैंने यूं ही छोटा बहाना बनाया कि मैं भी उठकर पानी पीने आई थी। अम्मा मेरे साथ वापस आकर मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें मूंद ली, लेकिन सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी माँ को तसल्ली दूँ और दिल में तमाम सवालात के ज़बान पर ले आऊँ, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश रही। अब्बा सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकलते थे जैसे कोई जवान लड़का हो। अब्बा की आमदनी कम थी, लेकिन अब्बा हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी। मैंने अचानक नकाब अपने बाप पर डाली, जिससे मुझे आज भी नफरत महसूस हो रही थी। अब्बा के अगले नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा अम्मा के फटे हुए आस्तीन की तरफ था। स्कूल से वापसी पर अदरीस अंकल आए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बिना सोचे समझे मैं इनकी गाड़ी में बैठी। अदरीस अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा। कहने लगे, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें इतनी उदास क्यों रहती हो। मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने अदरीस अंकल को सारी बात कह दी। मेरी बात सुनकर अदरीस अंकल कहने लगे, इन्हें अंदाज़ा है कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं। तुम अपनी माँ को अपने बाप से अलग क्यों नहीं तुलवा देती। कब तक तुम दोनों इनकी जुल्म के चक्के में पीसते रहोगे। अदरीस अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे तजवीज़ दी, जिस सुनकर मेरी रूह फना होगी। मैं अब्बा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब्बा ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। फिर मैं अब्बा को जालिम कैसे कहती। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे अम्मा और अब्बा के दरमियान क्या होता है। अदरीस अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे अब्बा की कोई ऐसी बात याद नहीं आई जिससे मैं इन्हें जालिम करार देती। अलबत्ता अम्मा की तड़प और आंसू अब्बा को जालिम साबित करते थे। अदरीस अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए, खुद भी अंदर आ गया। माँ हम दोनों को देखकर बहुत खुश हुई थी। अम्मा ने फ़ौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसने सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और अदरीस अंकल के पास बैठी रही। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारा वक्त अदरीस अंकल की बात को सोचती रही। अम्मा को अब्बा के कमरे में गए 2 दिन गुजर चुके थे। पिछले 2 दिन से अम्मा मेरे साथ मेरे ही कमरे में सो रही थी। अम्मा जब मेरे पास रहते बिल्कुल पुरसुकून मुतमईन रहती। अब्बा का रवैया तो हमेशा एक जैसे ही रहता था। जिस दिन अब्बा अम्मा को अपने कमरे में ना ले जाते, इससे मैं रोज़ाना से ज़्यादा खुशी महसूस करती। तीसरे दिन जब अम्मा को फिर अपने कमरे में ले गए और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रहती थी। अम्मा जब सुबह अब्बा के कमरे से निकलती थी, इन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था। वो एक पैर ज़मीन पर घसीट कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। बेसाख्ता ही मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है। तो कहने लगी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दिया करो, दिल लगाकर पढ़ाई करो, और तुम्हारी उदासी का नतीजा अच्छा ना आया तो तुम्हारी इस क्लास का नतीजा अच्छा ना आया तो तुम्हारा भाई इसका ज़िम्मेदार भी मुझे ही समझाएगा। अम्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो हंसमुड़ खराज बावर्ची खाने में अब्बा का नाश्ता बनाने चलेगी और इसके बाद दोबारा बाहर ना आई। नाश्ता देने के लिए अब्बा के पास मैं गई। इन्हें नाश्ता दिया तो आप मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। अब्बा के लहजे में इतनी मिठास थी कि मैं अब्बा की इस 2 कौड़ी तबीयत पर हैरान रह गई। अब्बा किसी भी सख्त जालिम नज़र नहीं आते थे, बल्कि अम्मा की हालत ठीक जी के अब्बा के साल की दास्तान सुनाती थी। अब मैं अब्बा को नाश्ता देने गई तो अब्बा मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने अब्बा से कहा कि मुझे अम्मा के बगैर नींद नहीं आती, वो अम्मा को रात अपने कमरे में ना बुलाया करें। मेरी बात सुनकर अब्बा मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मैं तो कभी भी तुम्हारी माँ को अपने पास बुलाता ही नहीं। मेरा भी तुम्हारी माँ पर हक है और मैं इसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब्बा की बात सुनकर मेरा फ़ोन क्योंकि इनकी मोहब्बत के नज़र में
देखा करती थी, ज़ुबान से करने का भी सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए रवाना होगी। स्कूल में टीचर सबक पढ़ाते हुए हमें सबक दे रहे थे, कभी भी पूरा सच जानिए बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। सच हमेशा बहुत ख़तरनाक होता है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। हम टीचर की बात नहीं मेरे दिमाग की एक खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया कि अब्बा का पूरा सच जानकर रहूँगी, फिर अपनी माँ अब्बा से आज़ादी दिलवा दूँगी। अदरीस अंकल ने मुझसे वादा किया था कि मैं वो हर वक्त मेरी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरी माँ का कदर बिल्कुल एक जैसे थे। मैं उम्र में 17 साल की थी, लेकिन देखने में बिल्कुल अपनी माँ की तरह से। अगली रात मैंने खुद ही माँ को नींद की दुआ देकर सलाह दी और ख़ुद अपनी माँ की चादर ओढ़कर अब्बा के कमरे में चली गई। अब्बा के कमरे की लाइट बंद थी और एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। अब्बा अंधेरे की वजह से मुझे जमीला समझ बैठे। मेरी खुशी नसीबी है कि जमीला तो आज खुद चलकर मेरे कमरे में आई है। अब आप बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आए, मुझे कंधे से पकड़कर अपने बराबर बैठा लिया। अब्बा के बराबर बैठते ही मेरी रूह फना हो गई। मैं नहीं जानती थी कि इससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। अब आप बहुत मोहब्बत करने लगे। जमीला, तेरी बेटी जवान हो रही है, ये कहकर तुम मुझसे इस कदर दूर हो गई है। मुझे ज़बरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। तेरा भी तो मुझे पर कुछ था हक है। मैं मानता हूँ कि अब हमारी बेटी जवान हो रही है, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं कि इससे ये ना समझा हो कि माँ बाप के एक कमरे में एक साथ रहते तो सारा दिन काम कर करके थक जाती है। चल अब सुकून से मेरे साथ सो जा, मैं तुझे अपने करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। अब्बा को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। अब्बा ने खुद ही मुझे अपने धक्के लटा दिया और वो आस्ता आस्ता मेरे कान के करीब होकर बातें करने लगे। वो कह रहे थे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा इन्हें जमा कर लिया है, जिससे वो मेरी शादी करेंगे। इसके बाद जो कुछ अब्बा ने कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि अदरीस कल एक दफ़ा फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन जमीला मैं तुझे बता दूंगा कि वो शख्स ठीक नहीं है, ना ही इसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक दफ़ा वो तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तुम्हारे घर जवान बेटी भी है, इसीलिए तो एहतियात का दामन थाम के रखना। अब्बा को भी अभी तक मालूम नहीं था कि मैं अम्मा नहीं बल्कि इनकी बेटी हूँ। अब्बा बहुत आस्था से मेरे बालों में हाथ फेरते रहे थे और कुछ ही देर बाद अब्बा को नींद आ गई। काफ़ी देर तक मैं अब्बा के पास लेटी रही। अब्बा तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। अब्बा ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मुझे कुछ भी समझ आता। अलबत्ता अदरीस अंकल अम्मा को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल जन्म ले चुके थे। अगली सुबह बरसाने की तरह शाश बिशा थी। इनका चेहरा ऐसे था जैसे अम्मा के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से सबक अच्छा सा ले रही थी, लेकिन मुझे अब्बा के रवैये में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही थी। स्कूल से वापस लौटी तो घर के बाहर अदरीस अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से सलाम करके घर में दाखिल होती थी, लेकिन आज मैं चोरों की तरह दबे पाँव घर में दाखिल हो गई। अम्मा और अदरीस अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। इन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे सब जानने के लिए बेताब थी और हंस कर कह रही थी, मैंने अपनी बेटी के दिल में इसके बाप के ख़िलाफ़ पूरी तरह नफ़रत का बीज बो दिया है। अब वो दिन दूर नहीं, अच्छा मेरी बेटी अपने बाप के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी और वो बूढ़ा ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते से बांध कर रखे हुए है। लेकिन हमें आज़ादी चाहती हूँ। मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बातें करते करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना हुलिया खुद ही ख़राब कर लेती हूँ। मैंने अपनी बेटी के दिल में ये बात अच्छी तरह बैठा दी है कि इसका बाप मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपनी कमीज़ की आस्तीन फाड़ डाली। चाहती हूँ कि जब मैं इसके बूढ़े से आज़ादी का मुतालबा करूँ तो मेरी बेटी मेरे ढाल बन जाए। मुझे अपनी बेटी को छोड़कर इस घर से ना निकलना पड़े। शायस्ता को दुनिया को मेरी बेगुनाही शायद मेरी दुनिया को मेरी बेगुनाही अपने बाप के जुल्म की दास्तान सुनाए तो मैं गिड़गिड़ा कर साथ लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में मैं शामिल हो जाऊं। अदरीस हंसते हुए कहने लगे, हाँ मैंने इससे भी कह दिया है कि जब से भी कि मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं चला आऊँगा। अब अम्मी संगत से कहने लगी कि पहले की तरह मेरे साथ बेवफाई न करना। एक दफ़ा पहले भी तो मुझे बीच रास्ते छोड़कर चले गए थे। इस वक्त भी मेरे शौहर ने मुझे माफ़ करके अपना लिया था। अदरीस अंकल अम्मा का हाथ पकड़कर कहने लगे, मेरे बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था, लेकिन मेरे घर वाले इस बात के लिए बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। मैं एक शादीशुदा औरत से तल्लक कायम करूं, लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। मैं पूरे दिल से तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपनाऊंगा। बस गुड़िया को किसी तरह ये सच ना पता चले कि इसका अब्बा जालिम नहीं बल्कि हमसे जालिम साबित करना चाहते हैं। गुड़िया ही जो हम दोनों को एक परवाज़ कर सकती हैं। अम्मा ने अदरीस अंकल को यकीन दिलाया कि सब कुछ वही होगा जैसे इन दोनों ने सोच रखा है। वो दोनों मुस्कुराकर
खिल चुके थे और मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी माँ सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे अब्बा को भी पूरी तरह से धोखा दे रही थी। वो मेरे बाप के घर में बैठकर गैर मर्द के साथ मिलती थी और नए तलाक के मनसूबाबंदी कर रही थी। मुझे अब्बा की बात याद आ गई कि अदरीस अंकल ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जान चुकी थी, इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर अम्मा और अदरीस अंकल चौंक उठे, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने तसरात पर काबू पा लिया। अदरीस अंकल मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैंने चॉकलेट पकड़ने की बजाय अम्मा की शक्ल देखी और सख्त लहजे में अम्मा से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको अब्बा से मसला क्या है। अम्मा जान चुकी थी कि इसके झूठ का पोल खुल चुका है, इसीलिए बिना झिझक अम्मा ने मुझे सारा सच बता दिया। अम्मा शादी से पहले अदरीस अंकल से मोहब्बत करती थी, लेकिन अदरीस अंकल ने इनसे शादी करने की बजाय दुबई जाकर नौकरी करने को तरजीह दी और अम्मा की मोहब्बत को छोड़कर अपना पेशा चुन लिया। बचपन की मोहब्बत ने अपना रंग फीका ना होने दिया और अम्मा के दिल में अदरीस अंकल की मोहब्बत का रंग बसा रहा। अम्मा के घर वालों ने अम्मा के लिए अम्मा को पसंद कर लिया। अम्मा जवान और ख़ूबसूरत, जब अब के अब्बा उम्र में 10 साल बड़े थे और अब्बा के मालिक थे, जबकि अदरीस अंकल बहुत अमीर थे। अम्मा के लिए अब्बा का सिर्फ घर वालों की मर्ज़ी थी और अम्मा ने अपने घर वालों की ज़बरदस्ती पर अब्बा से शादी तो कर ली, लेकिन वो कभी अब्बा को दिल से कबूल ना कर पाई। ज़बरदस्ती का यही रिश्ता अम्मा के लिए किसी बहुत की तरह था, लेकिन अम्मा इस रिश्ते को घसीटती रही, क्योंकि शादी के 1 साल बाद ही मैं अम्मा की गोद में आ गई थी। तो इनके दिल में अम्मा को देखकर दोबारा से जज्बात जाग उठे। अम्मा भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर अदरीस अंकल से छुप के मुलाकातें करने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में ये बात अम्मा को ताई को पता चल गई और उन्होंने सारे ख़ानदान में मेरी माँ की इज़्ज़त को दागदार करना शुरू कर दिया। अब से मैं सच्ची मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने माँ को बदनामी से बचा लिया। इसे सारे किस्से को ताई की तरफ से बहतान करार दे दिया। जब अब्बा ने अम्मा का साथ दिया तो सारे ख़ानदान अपने ही आप खामोश हो गए। हाथ अम्मा तो ना आ सकी, लेकिन उन्होंने अदरीस अंकल पर सख्ती की और इन्हें ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जोश जागने की तरह बैठ गया था। इसे 1 साल पहले अदरीस अंकल ने दोबारा ज़िंदा कर दिया। हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए थे। एक दफ़ा फिर वो अम्मा के पीछे दीवाने हो गए थे। अम्मा को तो पहले ही दिन से अब्बा पसंद नहीं थे, फिर हमारे हालात भी कुछ ख़ास नहीं थे। जबकि अदरीस अंकल के पास दुबई का पैसा था। अम्मा के लिए अब्बा को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन असल मसला ये था कि अब्बा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और अम्मा भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी। इसीलिए अम्मा ने जानबूझकर ये सारा खेल खेला। मेरी नज़रों पे अब्बा के किरदार को मशकूक करार दिया। अम्मा हमदर्द बटोरकर मुझे साथ ले जाना चाहती थी, इसीलिए अम्मा ने बाकायदा अब्बा को जालिम साबित किया और ख़ुद मजलूम बनकर रहने लगी। इतने अरसे में ये सोच रही थी कि अब्बा ने तो कभी ऊंची आवाज़ में हमसे बात तक नहीं की, फिर वो बंदा कमरे में अम्मा पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने अम्मा से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको इस घर से जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने बोले बाले वफादार बाप को नहीं छोड़ सकती। और अदरीस अंकल से पहले अम्मा को 2 दफ़ा छोड़ चुके थे। अम्मा इनसे ना जाने कैसे तीसरी दफ़ा उम्मीद लगाकर बैठी थी। मुझे तो अदरीस अंकल की आंखों में आज पहली दफ़ा अपने लिए सिर्फ और सिर्फ हवस दिखाई दे रही थी और मैं जान गई थी कि इस हवस को पूरी करने के बाद अम्मा इनके किसी काम की नहीं रहेगी। अम्मा ने मुझे मुस्तकबिल के सहारे ख्वाब दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं इनके साथ चल पड़ूं और अब्बा को छोड़ दूं, लेकिन मेरे लिए बात इतनी आसान नहीं थी। लेकिन मेरे लिए अब्बा ही सब कुछ थे। आगे मेरे सामने सच था। आज शायद मैं कुछ बैठी थी, लेकिन खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपनी आँखों से सब कुछ देखा था और कानों से सुना था। अदरीस अंकल के साथ जाने के लिए रास्ते थे, लेकिन अंकल ने देखा कि मैं इनके काबू नहीं आऊँगी और ना ही माँ के साथ चलूँगी, तो वो एक दफ़ा फिर अम्मा से अपनी राहें जुदा करके अम्मा को छोड़ गए। और अदरीस अंकल को पता चल गया कि माँ के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए घर के चक्कर काट रहे थे। वो बहुत ही चालाक और मकार किस्म के आदमी थे। उन्होंने मेरी माँ की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। अम्मा को जब एहसास हुआ कि जज्बात के दायरे वो बहकर कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी। अगर अम्मा और मैं इनके साथ चले जाते तो वो मेरी इज़्ज़त को एक दफ़ा वैसे ही पमाल करते जैसे ताई अम्मा ने अम्मी की इज़्ज़त की धज्जियाँ बखेरने की कोशिश की थी। न जाने कौन सी नेकी हम दोनों माँ बेटे के काम आ गई थी। हम अदरीस अंकल के जंगल से निकल गई थी। रात को अब्बा के घर लौटने तो अम्मा ने खुद ही अब्बा के लिए खाना पकाया, अपने बिस्तर भी अब्बा के कमरे में लगा दिए। अब्बा की खुशी देखने के लायक भी। अब्बा सच में अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे और ये कि इनकी मोहब्बत ही थी जिन्होंने अम्मा की गलतियों पर आज तक पर्दा डाल रखा था।
इतने सालों में पहली दफ़ा अम्मा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था। उन्होंने अब्बा को दिल से अपनाया था। अगली सुबह अम्मा अब्बा हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले और मेरे दिल को एक ठंडक एहसास हुआ था। कभी कभी हम मोहब्बत के नाम पर ऐसा धोखा खाते हैं कि किसी को मुंह तो दिखाने के लायक ही नहीं रहते। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।